हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑर्गेनोजेनेसिस एंड एप्लीकेशन ऑफ कैलस कल्चर यानी अंग जनन को प्रभावित करने वाले कारक और कैलस कल्चर के अनुप्रयोग के बारे में स्टडी करेंगे। फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑर्गेनोजेनेसिस। हमने अपने पिछले लेक्चर कैलस इंडक्शन एंड ऑर्गेनोजेनेसिस यानी कैलस प्रेरण और अंग जनन में देखा था कि किस प्रकार विभेदित अंग विविभेदित होते हैं और फिर पुनर्विभेदन के साथ अंग जनन होता है। हमने यह भी देखा था कि कैलस कितने प्रकार के होते हैं और कैलस में तरह तरह के रंग किस वजह से बनते हैं। अब हम देख रहे हैं कि ऑर्गेनोजेनेसिस या अंग जनन को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं जेनेटिक और फिजियोलॉजिकल चेंज। इन अ कैलस टिश्यू देयर आर चेंजेस ऑफ क्रोमोसोम स्ट्रक्चर और नंबर such as aneuploidy, polyploidy, cryptic chromosomal rearrangement, etc. Such chromosomal changes may lead to loss of totipotency of the cells. तो हमने देखा है कि जब हम कैलस बनाते हैं, कैलस का मतलब है कि मास ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड सेल्स। जो अनऑर्गेनाइज्ड सेल्स का मास है, एक पुंज है, वो जब बनता है कैलस कहाँ टिश्यू कल्चर में या आर्टिफिशियल कंडीशन में जब उसको बनाया जाता है तो उसमें एक पर्टिकुलर फॉर्म में सेल डिवीज़न नहीं होते हैं। सेल डिवीज़न डिसिप्लिन मैनर में नहीं होता है और वहाँ पर क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर और नंबर जैसे कि एनुप्लॉइडी है, पॉलीप्लॉइडी है, क्रोमोसोम्स के नंबर में चेंज या क्रोमोसोम्स के सेट में चेंज हो जाता है और क्रिप्टिक क्रोमोसोमल रीअरेंजमेंट्स होता है, यानी कि क्रोमोसोम्स में डिलीशन, डुप्लीकेशन, इन्वर्शन, ट्रांसलोकेशन आदि इस तरह के चेंजेस हो जाते हैं और इन चेंजेस की वजह से टोटिपोटेंसी का लॉस हो सकता है सेल्स के अंदर। देन अर्ली स्टेज ऑफ कल्चर द callus tissue exhibits maximum number of diploid cells. At the later stage of culture, the cells of callus tissue becomes mixaploid due to alteration of chromosome number and organogenesis could not be induced in such callus. Occasionally rooting occurs but shoot does not develop. जब कैलस की अर्ली स्टेज होती है, प्रारंभिक अवस्था में, तो कैलस टिश्यू में मैक्सिमम डिप्लॉइड सेल्स पाई जाती है, किंतु जैसे जैसे उसमें डेवलपमेंट होता है कैलस टिश्यू मिक्सैप्लॉइड हो जाते हैं, डिप्लॉइड, हैप्लॉइड, हर तरह की कंडीशन में सेल्स वहाँ पर मौजूद होती है, क्योंकि वहाँ पर अभी हमने देखा क्रोमोसोमल नंबर में चेंज हो जाता है और इस वजह से ऑर्गेनोजेनेसिस होने में या ऑर्गेनोजेनेसिस को प्रेरित करने में कुछ कठिनाई आती है और ऐसे समय में, इस कंडीशन में, ऐसी परिस्थिति में कभी कभी रूटिंग हो जाती है मगर शूट्स डेवलप नहीं होते हैं। देन फाइटो हार्मोन्स बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है कैलस से ऑर्गेनोजेनेसिस के लिए, क्योंकि दो हार्मोन्स जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन्स और उसके साथ साथ कुछ मात्रा में जिब्रेलिक एसिड्स। तो फॉर ऑर्गेनोजेनेसिस द रिक्वायर्ड बैलेंस ऑफ फाइटोहार्मोन्स बाय एन एक्सोजिनस सप्लाई ऑफ ऑक्सिन्स, साइटोकाइनिन और जिब्रेलिन्स आइदर सेपरेटली और इन कॉम्बिनेशन इज रिक्वायर्ड। तो इनका या तो अलग या कॉम्बिनेशन में एक अच्छा सा कॉम्बिनेशन असेंशियल है, रिक्वायर्ड होता है कि जब हमको शूट डेवलप करना है तो हम साइटोकाइनिन की कंसंट्रेशन ज़्यादा लेते हैं और ऑक्सिन की कंसंट्रेशन कम लेंगे, और जब रूट डेवलप करना है तो ऑक्सिन की कंसंट्रेशन को ज़्यादा कर दिया जाता है और जिब्रेलिक एसिड सेल्स को या जो शूट्स है उसकी लेंथ को इंक्रीज़ करने के काम में आता है। जनरली हाई कंसंट्रेशन ऑफ साइटोकाइनिन ब्रिंग्स अबाउट शूट बड इनिशिएशन whereas high level of auxin favors rooting. Therefore, to obtain organogenesis, different combination of hormones as well as various concentrations of hormones are supplemented in the culture medium. तो हार्मोन एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है ऑर्गेनोजेनेसिस के अंदर कि कितना ऑक्सिन लेना है, कितना साइटोकाइनिन लेना है, किस कॉम्बिनेशन में लेना है, जिब्रेलिक एसिड की ज़रूरत है या नहीं, ये सब हमको एक्सपेरिमेंट्स के साथ में सेट करना होता है। प्रॉपर कॉम्बिनेशन होने पर बहुत अच्छा ऑर्गेनोजेनेसिस, बहुत हेल्दी शूट्स और रूटिंग डेवलप होती है। अदरवाइज शूट और रूट इतने अच्छे तरह से डेवलप नहीं हो पाते हैं।
तो बहुत इम्पोर्टेंट है फाइटो हार्मोन्स का। इसके अलावा भी जो एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो है फिजिकल फैक्टर, लाइट, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी। ये भी बहुत अफेक्ट करता है ऑर्गेनोजेनेसिस को। जब कैलस इंड्यूस करना होता है तो हम कल्चर को डार्क में रखते हैं, और जब ऑर्गेनोजेनेसिस की बात आती है तो हम कल्चर को लाइट में रखते हैं, और फिर उससे धीरे धीरे ग्रीनरी और ग्रीन के बाद शूट डेवलपमेंट स्टार्ट होता है। अब हम देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ कैलस कल्चर। कैलस हमने बनाया है, हमने उसको आर्टिफिशियल मीडियम में ग्रो किया है, तो इसके क्या एप्लीकेशंस है, इसके क्या अनुप्रयोग है, ये कहाँ कहाँ काम आ सकता है। कैलस कल्चर्स आर स्लो ग्रोइंग सिस्टम्स ऑन स्टैटिक मीडियम एंड ऑफर्स अ यूनिक सिस्टम टू स्टडी द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स। नंबर 1, न्यूट्रिशन ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स का न्यूट्रिशन या प्लांट्स में पोषण की अगर हम स्टडी करना चाहते हैं कि प्लांट्स को कौन से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है, कौन से मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है, कितने अमाउंट में ज़रूरत है, किस माइक्रो न्यूट्रिएंट से कैसी ग्रोथ होती है और किससे कैसी ग्रोथ रिटार्ड होती है, ये सब देखने के लिए हम कैलस कल्चर करके हम उसके ऊपर स्टडी कर सकते हैं। सेल एंड ऑर्गन डिफरेंशिएशन एंड मॉर्फोजेनेसिस की स्टडी की जा सकती है कि सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, फिर डिफरेंशिएशन किस तरह से होता है, कहाँ किस मीडियम में क्या कंसंट्रेशन न्यूट्रिएंट्स की चाहिए है। हम ये भी देख सकते हैं कि एम्ब्रियोजेनेसिस बनाने में कैलस बहुत अच्छी तरह से काम में आता है। एम्ब्रियोजेनेसिस का मतलब है कि कल्चर के अंदर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट करना है, प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। और ये दो तरह से हो सकता है, या तो कैलस के थ्रू होता है या डायरेक्टली टिश्यू के ऊपर हो सकता है। तो हम एम्ब्रियोजेनेसिस को इंड्यूस कर सकते हैं कैलस कल्चर के द्वारा। देन सोमा क्लोनल वेरिएशन एंड इट्स एक्सप्लॉइटेशन। हमने अभी बताया कि जब हम कैलस कल्चर कर रहे हैं, कैलस कल्चर में क्योंकि जो सेल्स डिवाइड होती है वो ऐसी पर्टिकुलर पैटर्न में डिवाइड नहीं होती है, तो यह असंगठित कोशिकाओं का एक समूह है। तो इन असंगठित कोशिकाओं के समूह में सोमा क्लोनल वेरिएशन पाया जाता है, और ये सोमा क्लोनल वेरिएशन पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट में हो सकता है। हम इसको पॉजिटिव एस्पेक्ट में एक्सप्लॉइट कर सकते हैं और इसको प्लांट के डेवलपमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं। क्लोनल जो प्रोपेगेशन होता है, क्लोनल प्रोपेगेशन तो बिल्कुल ट्रू टू टाइप प्रोजेनी बनाता है, जो कि माइक्रो प्रोपेगेशन के नोडल एक्सप्लांट को लेने पर बनता है ना, जिसको हम कहते हैं कि एनहांस्ड एक्सिलरी बड ब्रेकिंग, जिससे करवाते हैं, जो हमने मेथड्स ऑफ माइक्रो प्रोपेगेशन में पढ़ा था। उसमें ट्रू टू टाइप प्रोजेनी बनती है, मगर कैलस से सोमा क्लोनल वेरिएशंस आता है, सोमेटिक सेल्स में वेरिएशन होता है, और इस वेरिएशन को एक्सप्लॉइट किया जा सकता है पॉजिटिव एस्पेक्ट में। फिर डेवलपिंग सेल सस्पेंशन कल्चर एंड प्रोटोप्लास्ट कल्चर। सेल सस्पेंशन कल्चर या लिक्विड मीडियम में सिंगल सेल को कल्चर कराने के लिए कैलस का यूज़ किया जाता है। और जो कैलस फ्राइबल कैलस है, हमने कहा था कि दो तरह के कैलस है, कॉम्पैक्ट और फ्राइबल। फ्राइबल कैलस को सस्पेंशन कल्चर में यूज़ करके सिंगल सेल बनाई जा सकती है। और इसी तरह से प्रोटोप्लास्ट कल्चर में भी जो कैलस के टिश्यूज़ से सिंगल सेल को अलग किया जाता है। प्रोटोप्लास्ट इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर सेल के बाहर सेल वॉल नहीं है तो फिर किसी भी तरह के दो सेल्स का कॉम्बिनेशन बहुत आसानी से हो जाता है, चाहे वो डिस्टेंटली रिलेटेड हो, तो हाइब्रिडाइजेशन बहुत आसान होता है। तो कैलस से सेल सस्पेंशन कल्चर और प्रोटोप्लास्ट कल्चर को डेवलप या विकसित किया जा सकता है। अगर हमको जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन करना है, किसी प्लांट में कोई जीन ऑफ इंटरेस्ट ट्रांसफ़र करना है, तो भी कैलस कल्चर बहुत इम्पॉर्टेंट है। बैलिस्टिक गन टेक्नोलॉजी के साथ हम जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं किसी प्लांट में, और सेकेंडरी मेटाबोलाइट के प्रोडक्शन में भी, जो कि बायोरिएक्टर्स में प्रोड्यूस करते हैं लार्ज स्केल पर, उसमें भी कैलस बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इस तरह से कैलस जो कि स्लो ग्रोइंग सिस्टम में स्टैटिक मीडियम पर, उसमें हम उसके बहुत सारे अनुप्रयोग हैं, उसको हम बहुत तरह से स्टडी कर सकते हैं। न्यूट्रिशन ऑफ प्लांट्स में सेल ऑर्गन डिफरेंशिएशन, मॉर्फोजेनेसिस, एम्ब्रियोजेनेसिस, सोमा क्लोनल वेरिएशन, डेवलपिंग सेल सस्पेंशन कल्चर एंड प्रोटोप्लास्ट कल्चर, genetic transformation using ballistic gun technology or in the production of secondary metabolites.
तो ये कंप्लीट होता है फैक्टर्स जो कि ऑर्गेनोजेनेसिस को अफेक्ट करते हैं, और उसके साथ साथ ये क्या क्या इसके एप्लीकेशंस हैं कैलस कल्चर के। थैंक यू।